व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है और किस प्रकार इसे हम सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कोणीय संवेग संरक्षण के नियम को समझने से पहले आपको जो आपका रैखिक संवेग संरक्षण का नियम था उसे मालूम होना। देखिए क्या होता है रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। रैखिक संवेग संरक्षण का नियम यह कहता है कि आप यदि कोई भी कण ले ले, क्या ले ले, कोई भी कण ले ले और उस पर यदि लगने वाला जो बाह्य बल है वो क्या है, आपका शून्य है। मतलब कि किसी कण पे लगने वाला बाह्य बल शून्य है तो इस कण का जो रैखिक संवेग रहता है, इस कण का जो आपका रैखिक संवेग रहता है वो सदैव कैसा रहता है, आपका संरक्षित रहता है। वो कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। या इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आपका रैखिक संवेग सदैव क्या रहता है, आपका नियत रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। यही क्या है, आपका रैखिक संवेग संरक्षण का नियम है। अब यदि मैं इसी प्रकार से देखूं, आपका कोणीय संवेग संरक्षण नियम क्या हो जाएगा। देखिए, यदि किसी दृढ़ पिंड पर, मैं मान लेता हूं ये आपका एक छोटा सा दृढ़ पिंड है, ये क्या है, आपका दृढ़ पिंड है। यदि किसी दृढ़ पिंड पर आरोपित बाह्य बल आघूर्ण कैसा है, शून्य है। यहां हम किसकी बात कर रहे थे, बल अर्थात F की बात कर रहे थे। यहां हम बात करेंगे बल आघूर्ण की। यदि किसी दृढ़ पिंड पर आरोपित बाह्य बल आघूर्ण शून्य है तो उसका जो कोणीय संवेग रहेगा वो कैसा रहेगा, आपका संरक्षित रहेगा। क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा, या जिसे हम क्या बोल सकते हैं, कोणीय संवेग नियत रहेगा। यही क्या है, आपका कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार यदि किसी दृढ़ पिंड पर आरोपित बाह्य बल आघूर्ण शून्य है तो उसका कोणीय संवेग सदैव क्या रहेगा, नियत रहेगा। यही आपका कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। अब हम देखेंगे इसकी उपपत्ति, अर्थात हम किस प्रकार से इसे डेराइव कर सकते हैं कोणीय संवेग संरक्षण के नियम को। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। तो अब हम इसे क्या करने वाले हैं, सिद्ध करने वाले हैं। सिद्ध करना, देखिए किस प्रकार से इसे हम सिद्ध कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं जो आपका कोणीय संवेग होता है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, L से प्रदर्शित करते हैं। और L का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, R क्रॉस P होता है। यही होता है आपका L का अर्थात कोणीय संवेग। L का मतलब क्या है, यहाँ आपका कोणीय संवेग। जो आपका कोणीय संवेग होता है वो किसके बराबर होता है, आपका R क्रॉस P। R का मतलब क्या होता है, घूर्णन अक्ष से दूरी। R का मतलब क्या होता है, घूर्णन अक्ष से दूरी। और P का मतलब क्या होता है, रैखिक संवेग होता है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, दोनों पक्षों का T के सापेक्ष अवकलन करता हूं। क्या कर देता हूं, दोनों पक्षों का T के सापेक्ष अवकलन करने पर मैं क्या करूंगा, इस पक्ष का भी T के सापेक्ष अवकलन करूंगा और इस पक्ष का भी T के सापेक्ष अवकलन करूंगा। तो इधर क्या बन जाएगा, आपका dy ऑफ dt L, और इस साइड में क्या हो जाएगा, dy ऑफ dt ऑफ R क्रॉस P। ये हो जाएगा आपका। सबसे पहले कोणीय संवेग R क्रॉस P होता है, फिर T के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy dt ऑफ L, मतलब T के सापेक्ष अवकलन हुआ L का, फिर dy dt ऑफ R क्रॉस P, मतलब T के सापेक्ष अवकलन हुआ R क्रॉस P का। ओके, अब देखिए हम सभी एक फॉर्मूला जानते हैं, या आप नहीं भी जानते हो तो इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए कि जैसे आपके दो फंक्शन है ए डॉट बी आपके दो फंक्शन है, मतलब ए और बी दो फंक्शन है जिसका आपका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, उसका हमें क्या करना है, टी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, ए डी बाई डी टी ऑफ बी प्लस बी ऑफ डी बाई डी टी ऑफ ए। ये होता है आपका फॉर्मूला डॉट का। यदि ए कोई एक फंक्शन है, बी यदि कोई दूसरा फंक्शन है और उसका हम टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो वो कितना होता है, पहले ए को छोड़ते हैं, बी का टी के सापेक्ष अवकलन, फिर प्लस लगाते हैं, फिर बी को छोड़ते हैं, फिर ए का टी के सापेक्ष अवकलन। अब यदि इस डॉट के स्थान पे क्या यहाँ आ जाए, यहाँ क्रॉस आ जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ भी क्रॉस लगा देना है, यहाँ भी क्या लगा देना है, क्रॉस लगा देना है। अर्थात ए क्रॉस बी का आपका
टी के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, ए क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ बी प्लस बी क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ ए। और कहां से निकाला हमने, डॉट प्रोडक्ट से। अब देखिए इसी प्रकार का कुछ रूप यहां पर बन रहा है आपका, यदि मैं बात करूं इसी प्रकार का आपका रूप कुछ बन रहा है। देखिए डीएल बाई डी टी, ये तो जैसा का वैसा रहेगा यहाँ, देखिए ना, डी बाई डी टी ऑफ एल क्या बन जाएगा, डीएल बाई डी टी। अब यहाँ मेन चीज देखिए, यहाँ पर ए के स्थान पे क्या है आपका आर है और बी के स्थान पे क्या है आपका पी है। तो हम अब यहाँ क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले ए को लिखना है, तो ए क्या है यहाँ आपका आर है। उसके बाद क्या लगाना है, क्रॉस लगाना है, तो क्रॉस लगाते, फिर डी बाई डी टी लगाना है, तो डी बाई डी टी। फिर क्या लेना है, बी, तो बी क्या है आपका पी है, तो पी जैसा का वैसा, ओके। प्लस प्लस आया, फिर क्या लिखना है, बी, बी क्या है आपका पी है। उसके बाद क्या लगाना है, क्रॉस, फिर क्या लिखना है, डी बाई डी टी, तो लिख देते हैं हम डी बाई डी टी। और फिर क्या लिखना है आपको, ए लिखना है, और ए क्या है आपका आर है, ए क्या है आपका आर है। मैंने कुछ नहीं किया है, बस जो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला था टी के सापेक्ष अवकलन का, उसे बस सिंपल सा, जहां ए था वहां आर, जहां बी था वहां पी रखा हो और क्या कर दिया हो, रख दिया हो, जिससे कि आपको ये आंसर प्राप्त हुआ है। इतना आपको समझ में आया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, क्योंकि अब मैं इसे मिटाने वाला हूं और इसे हम थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे। देखिए अब हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा और आगे सॉल्व कर लेते हैं ना। किस प्रकार से हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए ये डीएल बाई डी टी, ये तो आपका जैसा का वैसा चलते ही रहेगा, डीएल बाई डी टी इज इक्वल टू, देखिए आर क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ पी, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, आर क्रॉस डीपी बाई डी टी लिख सकता हूं इसे मैं ऐसा, आर क्रॉस डीपी बाई डी टी प्लस ये हो जाएगा आपका पी क्रॉस, ये क्या हो जाएगा आपका डी आर बाय डी टी, ये क्या है आपका डी आर बाय डी टी हो जाएगा। ये डी आर बाय डी टी और डीपी बाय डी टी बाकी जैसा का वैसा चला है। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा आपका, यदि आप ध्यान से देखें तो आपका जो डीएल बाय डी टी है, डीएल बाय डी टी है वो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा क्रॉस। देखिए हम सभी जानते हैं जो आपका डीपी बाई डी होता है, थोड़ा इसे याद रखिए। हाँ क्या होता है आपका, हम सभी ने पढ़े थे आपका डीपी बाई डी की वैल्यू किसके बराबर होती है, आपके एफ के बराबर होती है। पढ़े थे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम यही है कि जो आपके संवेग में परिवर्तन की दर है वो किसके बराबर होती है, आपके बल के बराबर होती है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा याद कराता हूँ। देखिए हमने नियम पढ़े थे कि जो आपका बल रहता है वो किसके अनुकरणुपाती रहता है, संवेग में परिवर्तन की दर के अनुकरणुपाती रहता है। ये क्या है, न्यूटन का द्वितीय नियम। अब यदि यहाँ से अनुकरणुपातिकता का चिन्ह हटा दो तो बराबर आएगा और ये कांस्टेंट आएगा डीपी बाय डी। अब यदि मैं इस के को कितना मान लो, आपका 1 मान लू, तो इस के को तो हट जाएगा, तो फाइनली एफ की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, डीपी बाय डी की। इसलिए मैं इस डीपी बाय डी अर्थात संवेग में परिवर्तन की दर के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, एफ लिख सकता हूँ। तो यहाँ कितना आ जाएगा, आर क्रॉस एफ आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका आर क्रॉस एफ, और मैंने क्या कैसे किया है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से किया। प्लस देखिए हम सभी जानते हैं जो आपका P होता है उस P का मान कितना होता है, जो आपका P होता है वो संवेग होता है जो किसके बराबर होता है, आपके mv के बराबर होता है कि नहीं। जो आपका संवेग रहता है किसके बराबर होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। तो यहाँ आपका जो संवेग हो गया वो किसके बराबर हो गया, m अर्थात द्रव्यमान, v अर्थात वेग। तो क्या मैं इस P के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, mv लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, आपका mv लिख दूंगा। ओके अब देखिए ये क्रॉस जैसा वैसा dr बाई dt। अब आपको थोड़ा सा और सोचना है कि जो आपका dr बाई dt उसकी वैल्यू किसके बराबर है। देखिए उसकी वैल्यू आएगी आपके v के बराबर। वो कैसे, देखिए r क्या है आपका, r देखो तो घूर्णन अक्ष से दूरी है। क्या है, घूर्णन अक्ष से दूरी है उस कण की, जिसका हम क्या निकालना चाहते हैं, कोणीय संवेग निकालना चाहते हैं। अब एक प्रकार से क्या हुई, दूरी एक प्रकार से आप विस्थापन से समझ सकते हैं। तो बताइए विस्थापन में परिवर्तन समय के सापेक्ष वेग होता है या दूरी में परिवर्तन समय के सापेक्ष वेग एक प्रकार से चाल होता है। चाल को हम वेग के रूप में भी लिख सकते हैं, मान सकते हैं, कोई बात नहीं है।
तो हम dr/dt को किसके बराबर में मान सकते हैं, v के बराबर मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि r क्या है, एक प्रकार से देखें तो आपका दूरी है, एक प्रकार से विस्थापन है, और dr/dt का मतलब क्या हो जाएगा, फिर विस्थापन में परिवर्तन समय के सापेक्ष, जो कि कितना होता है, v होता है। तो मैं dr/dt के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, आपका v लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, आपका v लिख सकता हूँ। अब देखिए जो आपका dr/dt है बराबर r क्रॉस f, क्या कुछ याद आ रहा है, r क्रॉस f की वैल्यू किसके बराबर होती है, हम सभी ने पढ़े थे, r क्रॉस f की वैल्यू किसके बराबर होती है, टाउ के बराबर, अर्थात बल आघूर्ण के बराबर होती है। टाउ बराबर क्या होता है, घूर्णन अक्ष से दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी गुणा बल, यही तो होता है आपका टाउ। तो मैं इस r क्रॉस f के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, आपका टाउ लिख सकता हूँ। प्लस अब देखिए यहाँ किस प्रकार की परिस्थिति बन रही है, एम वी क्रॉस वी, इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। आपका ये जो है एम वी क्रॉस वी को मैं एम वी क्रॉस वी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखिए dr/dt बराबर टाउ प्लस ये एम, v क्रॉस v की वैल्यू कितनी होती है, आपकी 0 होती है। कैसे? क्योंकि हमेशा याद रखना, यदि दो सदिश समान है, मतलब कि पहला भी सदिश a है, दूसरा भी सदिश a है, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो उसका आंसर कितना आता है, आपका 0 आता है। आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो देखिए यहाँ भी वही सदिश है जो कि यहाँ वो सदिश है, और दोनों का क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, अर्थात v क्रॉस v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी, जैसे कि a क्रॉस a की होती है। ओके, तो देखिए अब आगे क्या हो जाएगा, आपका यहां से जो फाइनली आपका dl/dt हो जाएगा टाउ प्लस m इंटू 0, क्या उतना होता है 0, और टाउ प्लस 0 कितना हो जाएगा, आपका टाउ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टाउ हो जाएगा। तो ये क्या हमें प्राप्त हुआ कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, टाउ के बराबर होती है। इसका यदि मैं मतलब लिखूं तो dl/dt का मतलब क्या होगा, l का मतलब होता है कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर किसके बराबर हो गई, आपके बल आघूर्ण के बराबर हो गई। किसके बराबर हो गई, बल आघूर्ण के बराबर हो चुकी है आपकी किसकी दर, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर। अब मैंने ऐसा क्यों किया, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, देखो L का मतलब कोणीय संवेग और d/dt का मतलब होता है के सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो कोणीय संवेग में परिवर्तन, कोणीय संवेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष अर्थात t के सापेक्ष हो, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बराबर बल आघूर्ण लिख सकता हूं। अब देखिए, अब यदि मैं बल आघूर्ण को क्या कर दूं, 0 कर दूं, मतलब टाउ को 0 कर दूं, मतलब इस टाउ को क्या कर दूं, 0 कर दूं, तो क्या हो जाएगा आपका, मैं ऐसा मान लेता हूं कि आपका टाउ कितना हो गया, 0 हो गया, तो आपका dl/dt कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और यदि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर 0 के बराबर है, तो आपका कोणीय संवेग एक प्रकार से क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। आपका जो L है वो क्या हो जाएगा, आपका नियत हो जाएगा। देखो जो आपका कोणीय संवेग है वो कितना है, निरंतर मैं मान लेता हूं आपका 4 है। कोणीय संवेग कितना है आपका, 4 बना हुआ है, हमेशा बस 4 ही। आप अभी देखो, 1 घंटे बाद देखो, 2 घंटे बाद देखो, आपको 4 ही मिलेगा। मतलब कि यहाँ पर जो आपका कोणीय संवेग में परिवर्तन है वो तो हो ही नहीं रहा है, मतलब जो आपका कोणीय संवेग में परिवर्तन है वो तो सदैव 4 ही बना रहेगा, मतलब कोणीय संवेग में परिवर्तन कितना है, 0 है। अब यदि कोणीय संवेग में परिवर्तन 0 है तो आपका कोणीय संवेग क्या है, नियत है, अर्थात 4 का 4 बना हुआ है। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा कि यदि आपका कोणीय संवेग में परिवर्तन 0 है तो आपका जो L रहेगा वो कैसा रहेगा, आपका नियत रहेगा। L कैसा बना रहेगा, आपका नियत बना रहेगा। ओके, तो यही होता है आपका कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। कोणीय संवेग संरक्षण नियम कहता है, क्या कहता है कि यदि किसी दृढ़ पिंड पर आरोपित बाह्य बल आघूर्ण 0, देखो यहाँ हमने जो आपका पिंड माने थे, हमने दृढ़ पिंड माने थे, उस पर हमने बाह्य बल आघूर्ण क्या मान लिया, 0 मान लिया। हमने बाह्य बल आघूर्ण जैसे 0 माना दृढ़ पिंड पर, वैसे आपका कोणीय संवेग क्या आ गया, आपका नियत आ गया, संरक्षित प्राप्त हो गया। मतलब यहां से ये प्रूफ हो जाता है कि यदि किसी दृढ़ पिंड पर बाह्य बल आघूर्ण 0 है तो उसका कोणीय संवेग सदैव क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा, अर्थात नियत रहेगा। और यही है कोणीय संवेग संरक्षण का
नियम, और इस प्रकार से इसे हमने सिद्ध किया। अब देखिए ये क्वेश्चन में आपके 2 प्रश्नों के आंसर है। इस उत्तर में 2 प्रश्नों के उत्तर है आपके। कैसे? पहला उत्तर तो कोणीय संवेग संरक्षण नियम क्या है सिद्ध कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये हो गया आपका कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध, है कि नहीं? ये क्या है आपका dl/dt = τ। एक प्रकार से बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में क्या निकला है? संबंध निकला है। तो यदि कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध पूछा जाता है आपसे, तो आप केवल यहां तक करेंगे, केवल यहां तक करेंगे और नीचे लिख देंगे यही बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में संबंध है। किंतु यदि आपको कोणीय संवेग संरक्षण का नियम प्रूफ करने का आ जाता है, तो आप टाउ को 0 मान लेंगे, जिससे dl/dt 0 हो जाएगा। dl/dt 0 मतलब L नियत है, L नियत है मतलब कोणीय संवेग नियत है, और कोणीय संवेग संरक्षण का नियम प्रूफ हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में कोणीय संवेग संरक्षण का नियम हमने पढ़ा, इसे हम किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं वो देखा, और एक अन्य क्वेश्चन जो कि आसानी से बन सकता है वो भी देखा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।